Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So students, जैसा कि अब तक की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम अपनी EVS का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर अप कर चुके हैं और अभी हमारे कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल टॉपिक्स बचते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम उससे एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं कि टफ़ चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं और उसके चक्कर में हम कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं और हमारे मार्क्स वहीं पे कट जाते हैं। देखो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो वो बस 2, 3 या 5 नंबर का ही डिफरेंस रह जाता है हमारी तैयारी के बीच में, है ना, और हमारे रिज़ल्ट के बीच में। तो उसी गैप को ये फिल करते हैं छोटी छोटी हमारी बेसिक चीज़ें, छोटे छोटे हमारे क्वेश्चंस। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है नेशनल सिंबल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। तो जैसे कि हम लोगों ने बचपन से ही, जब से हमने स्कूल जाना शुरू करा होगा, तब से हमें बताया गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो ट्राई कलर है, नेशनल हमारा एम्बलम है वो क्या है, सारनाथ से लिया गया है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। इसी तरीके से काफ़ी सारे नेशनल सिंबल ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और फैक्चुअल नॉलेज भी गेन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है, उसकी थोड़ा बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर पाओ। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे हैं नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर ये नेशनल सिंबल्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ऐसे ही नेशनल फेस्टिवल्स की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जब स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो एक बच्चे का एक नाम रखा जाता है, या स्कूल में अगर कोई नहीं भी गया तो भी एक बच्चे का, एक पर्सन का एक नाम रखा जाता है ताकि उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, है ना। इसी तरीके से एक नेशन की आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ से होती है, वो होती है उसके सिंबल्स से। ठीक है, और ये नेशनल सिंबल्स हमें क्या दिखाते हैं, नेशनल सिंबल्स हमें दिखाते हैं इंटीग्रिटी, है ना, अखंडता दिखाते हैं कि हमारे देश में, जैसे कि हम जानते हैं कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम सब एक हैं। ये सब, इन सबको सूत्र में बनाने का, पिरोने का काम कौन करता है, यही हमारे नेशनल फेस्टिवल्स और नेशनल सिंबल्स। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम इन नेशनल सिंबल्स के बारे में और नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे नेशनल सिंबल्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। अब इसमें हम सब कुछ कवर अप करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सब कुछ इसमें हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसका क्या नाम है, उसका है ट्राई कलर। ये हम सब जानते ही हैं। क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ट्राई कलर है, तिरंगा है, यानी कि इसमें कितने कलर्स होंगे, 3 कलर्स होंगे। हम सब ने अपना फ्लैग देखा है, कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, और इसमें 3 डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं, इक्वल इक्वल इस तरीके से। ऊपर हम कौन सा कलर होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सैफरन, देन वाइट यानी कि केसरिया, सफ़ेद, और फिर हमें देखने को मिलता है ग्रीन यानी कि हरा कलर। अब ये जो अपने हमारे फ्लैग में हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, इनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। क्या, जैसे कि सैफरन क्या दिखाता है, सैफरन हमें दिखाता है सेक्रीफाइस यानी कि त्याग, करेज की बात करता है, हिम्मत की बात, स्ट्रेंथ, ये सब हमारा शो करता है क्या, सैफरन कलर। इसी तरीके से अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट कलर शो करता है प्योरिटी को, पीस को, यानी कि शुद्धता, शांति, इन सब चीज़ों को हमारा करता है वाइट कलर शोज। और अगर हम ग्रीन की बात करें तो ये शो करता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इसको एग्रीकल्चर टर्म्स में भी देखें तो इंडिया हमारा कैसा है, कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, आज भी 55% से ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो अगर हम उनके सम्मान में भी देखें तो ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये उसको शो करता है। अब ये जो हमारी वाइट कलर की स्ट्रिप होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक अशोक चक्र इस तरीके से। और ध्यान रखना है, इसमें होती हैं तिल्लियाँ, ठीक, और कितनी होती हैं, वो होती हैं 24 स्पोक्स, यानी कि 24 तिल्लियाँ होती हैं इसके अंदर। और जो कि 24 तिल्लियाँ हैं क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं एक दिन में 24
घंटों को ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एक तरह से क्या है, ये धर्म चक्र है जो कि टाइम के साथ चलता जा रहा है। हर एक घंटे के साथ, हर एक घंटे के लिए हमें इसमें कितनी 24 स्पोक्स यानी कि तिलियाँ दिखाई गई हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारे तिरंगा का डिज़ाइन है इसको किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये किसने डिज़ाइन किया था, ये किया था पिंगाली वेंकैया, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, कोई पढ़े लिखे डिज़ाइनर नहीं थे, बल्कि एक छोटे से फार्मर थे जिन्होंने कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ हमारी फ्रीडम में का बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इन्होंने ही क्या करा था, हमारा ये जो फ्लैग था डिज़ाइन करा था। अगर हम ओरिजिनली देखें तो फ्लैग हमारा बहुत चेंजेस होते होते लास्ट में इसको अडॉप्ट करा गया। और हम जानते हैं कि जो फ्लैग है हमारा कब अडॉप्ट करा गया था, ये करा गया था 22 जुलाई 1947, यानी कि आज़ादी से थोड़ा टाइम पहले ही हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको अडॉप्ट कब करा गया था तो आप ये बताएंगे। तो अब इनसे जुड़ी हुई क्या बातें आपको याद रखनी है, एक तो इनके 3 कलरों के बारे में याद रखना है कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो याद रखना है। देन आपको याद रखना है कि किसने इसको डिज़ाइन करा है। दूसरा आपको याद रखना है कि कब इसको अडॉप्ट करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर अब देखो बात आती है कि 2002 में, ठीक है, 2002 आप ईयर को याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ, हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया फ्लैग के बारे में। इसमें क्या बताया गया, ये एक तरह का हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया गया कि हम फ्लैग को किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। क्या कि हमें अपने फ्लैग को कैसे करना है होस्ट, सुबह सूरज उगने से बाद, और हमें क्या करना है कि शाम होने से पहले, यानी कि जब सनसेट होता जाता है उससे पहले पहले हमें अपने फ्लैग को उतार लेना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि अगर मान लीजिए कोई पहली बात तो हम अपने इंडियन फ्लैग को ध्यान रखिएगा कभी भी अपने व्हीकल पे, कार पे, बाइक पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 2002 से पहले क्या था स्टूडेंट्स कि हम इसको अपने घर पे भी नहीं लगा सकते थे, घरों की छत पे भी नहीं लगा सकते थे, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इसको नहीं लगा सकता था। लेकिन 2002 के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और तब से ये बोला गया कि कोई भी आम पर्सन भी इसको अपने घर पे लगा सकता है, लेकिन पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ, किसी भी तरीके से नेशनल फ्लैग का इंसल्ट नहीं होना चाहिए, इस शर्त पे आप लगाएंगे। फिर एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है किस किस फैब्रिक से बनाया जा सकता है, यानी कि कपड़ा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, या तो खादी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिल्क यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो प्लास्टिक के या पेपर के देखते हो, ठीक है, ये एक्चुअली इल्लीगल है। लेकिन जो जितने भी आप सरकारी दफ्तर देखोगे, ठीक है, जैसे कि आप पार्लियामेंट देख लो, या फिर कोई प्रधानमंत्री की टेबल देख लो या उनकी कार देख लो, तो वहाँ पे जो आपको वो फ्लैग मिलेगा वो किस कपड़े का होगा, वो तो खादी का होगा और सिल्क का होगा। और एक बात हमें यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये जो खादी आती है ये एक स्पेशल टाइप की खादी होती है और जो पूरे इंडिया में केवल एक ही जगह पे बनाई जाती है। कौन से स्टेट में, कर्नाटका से आती है ये खादी, केवल और केवल। और वहीं पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉपीराइट मिला हुआ है, जिसको मोनोपोली है कि वही इन फ्लैग्स को तैयार कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अब चलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ। तो कोड ऑफ कंडक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, एक तो यही कि हम जो अपने फ्लैग को कब कब सुबह सूर्य उगने के बाद और सूर्यास्त से पहले हमें इसको उतार लेना है। दूसरा ये बताया गया कि हमें इसको अपने व्हीकल्स पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे राजदूत होते हैं, जो दूसरे देशों में होते हैं, या जब कोई दूसरे देश का राजदूत हमारे यहाँ आता है तो उसकी गाड़ी पे हम लगा सकते हैं। अब जो हम गाड़ी पे लगाएंगे स्टूडेंट्स, उसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर हम अपने कंट्री में हैं तो हमारा जो फ्लैग होगा वो राइट साइड पे लगेगा और आगे की साइड लगेगा कार के, और अगर हम दूसरे देश में हैं तो हमारा फ्लैग लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा और उस कंट्री का जो फ्लैग है वो राइट हैंड साइड पे लगेगा। इसी तरीके से कि अगर जब हम लोग पेपर वगैरह के या प्लास्टिक के फ्लेक्स को हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। अगर हमें उसको डिस्ट्रॉय भी करना है तो हमें उसको प्राइवेटली करना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा भी होगा 26 जनवरी के बाद या 15 अगस्त के बाद आपको कूड़े के कचरे के डब्बे में इतने सारे फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इल्लीगल है, पनिशेबल है। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि नेशनल फ्लैग किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ऑनर की, बहुत प्राइड की बात होती है, और उसको इस तरीके से डस्टबिन में फेंकना या डिस्ट्रॉय करना एक अच्छी बात नहीं है, एक देश के लिए, सिटीज़न के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अब
क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बनता है कि इंडिया में आप ये बताइए कि जो सबसे टॉलेस्ट हमारा फ्लैग है वो कहाँ पर है, सबसे ऊंचा फ्लैग कहाँ पर आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसको हम जानते हैं अटारी बॉर्डर के नाम से, वहाँ पे आपको सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा फ्लैग देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है स्टूडेंट्स कि ये जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखना ये हमने लिया है सारनाथ से, यानी कि जो अशोक स्तंभ है सारनाथ, हमने वहाँ से इस चक्र को लिया है जो कि धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ, यानी कि हमारे नेशनल एम्बलम की तरफ। तो अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम हम सब लोगों ने देखा हुआ है, जिसमें कि हमें क्या देखने को मिलता है कि 4 शेर हैं जो कि बैक टू बैक पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें से 3 शेर ही हम एक बार में देख सकते हैं। जो पीछे वाला शेर होता है स्टूडेंट्स वो हम नहीं देख पाते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि आपको 4 लॉयन मिलेंगे बैक टू बैक पोजीशन में बैठे हुए। दूसरा, इसमें इस तरीके से 4 लॉयन हमें दिखेंगे और नीचे ये वाली जो हमारी सरफेस होती है यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स और मिलते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कई बार। तो इनके नाम याद रखना। जो 4 एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो हैं हॉर्स, बुल, लॉयन और एलिफेंट, यानी कि घोड़ा, बैल, शेर और हाथी। ये 4 एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से पोजीशन में। और इनके बीच में क्या है, हमें धर्म चक्र यानी कि जो स्पिनिंग व्हील है वो हमें देखने को मिलता है, उससे ये होते हैं आपस में सेपरेट। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो नेशनल एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखना, सारनाथ, फिर से अशोका, और इसके नीचे हमारा नेशनल का एक मोटो भी लिखा हुआ है, क्या, सत्यमेव जयते, जिसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, यानी कि द ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये बात हमें इससे याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें किसके बारे में, नेशनल एम्बलम के बारे में याद रखनी है, सत्यमेव जयते के बारे में याद रखना है। मुंडक उपनिषद वाला क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ये याद रखना है। और अगर कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो सत्यमेव जयते हैं स्टूडेंट्स ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये लिखा गया है देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि हम जानते हैं किसकी भी लिपि है, हिंदी भाषा की भी हमारी लिपि है देवनागरी, उसी लिपि में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम के बाद हम बात करते हैं नेशनल कैलेंडर की। तो ध्यान रखना, वैसे तो जो हम यूज़ करते हैं कैलेंडर, अभी जनवरी फरवरी वाला जो आप देखते हो वो हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं है। उसे तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो वही एक फेमस कैलेंडर है, तो सबके साथ चलने के लिए उस कैलेंडर को भी हमने ऑप्ट किया हुआ है। लेकिन अगर हम नेशनल कैलेंडर की बात करें तो वो है हमारा साक कैलेंडर। और ध्यान रखना, इसकी शुरुआत के बारे में काफ़ी सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि किसने शुरू करा था, ये शुरू करा था विक्रम, इसीलिए इसका जो नाम है वो विक्रम संवत वर्ष के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 56 AD में। तो आप सोच सकते हो ये कितना पुराना कैलेंडर है। अब देखो, आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी अपने घर में अपनी मम्मी से, अपनी दादी से हिंदी महीनों के नाम सुने होंगे, जैसे कि चैत्र, वैशाख, आषाढ़, जेठ, सावन, है ना, कार्तिक, फाल्गुन। तो ये सब जो है ये हमारे इसी के पार्ट होते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है वो जनवरी से शुरू होता है, इसी तरीके से अगर हम शाक्य कैलेंडर की बात करें तो ये शुरू होता है हमारा चैत्र महीने से, यानी कि जब जो हिंदू लोग हैं वो अपना नववर्ष भी सेलिब्रेट करते हैं। और जनरली ये कब आता है, ये मार्च या
अप्रैल के आसपास पड़ता है, जब ये हिंदू का महीना शुरू होता है। और जो अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं लोग कैसे करते हैं, नवरात्रों के थ्रू करते हैं, यानी कि जब इनकी 9 दिन की पूजा चलती है उस टाइम पे हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो शुरू होता है। और ये किसकी है, विक्रम संवत के बारे में है, जिसे हम शाक्य कैलेंडर भी बोलते हैं। इसके बाद आती है बात हमारे नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम, तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं नेशनल एंथम क्या है हमारे पास, जन गण मन। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम याद रखेंगे। क्या क्या बातें हमें याद रखना है कि ये लिखा किसने था। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने जब सबसे पहले जनगण मन को लिखा था स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था बंगाली भाषा में, बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। अब बात आती है फिर से इसकी अडॉप्शन की। तो ये अडॉप्ट कब करा गया था, ये करा गया था अडॉप्ट 24 जनवरी 1950, यानी कि जिस हमने अपना जो रिपब्लिक डे था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब पहला रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट करा था, उससे जस्ट 2 दिन पहले ही हमने अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा था। और अगर हम इसके बात करें कि कितने सेकंड्स में कंप्लीट होता है, कितने टाइम में होता है, तो ये होता है 52 सेकंड्स में पूरा का पूरा ये गाया जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा कि नेशनल एंथम को पहली बार कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में। और कहाँ पे, ये था कलकत्ता सेशन, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको गाया गया था। ये बात हमें इसमें के बारे में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेशनल सॉन्ग की। तो नेशनल सॉन्ग के बारे में भी पता है कि क्या है हमारा, वो है वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और किसने लिखा था, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था। और ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में लिखा गया था, ओरिजिनली लिखा गया था, तो ये भी हमारा किस लैंग्वेज में था, ये भी हमारा बंगाली लैंग्वेज में ही था। बाद में इसको ट्रांसलेट करा गया और इसका अडॉप्शन भी कब हुआ, इसका भी हम याद रखेंगे कि ये भी अडॉप्ट करा गया था 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट करा गया था एज आवर नेशनल सॉन्ग, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ से लिया गया स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इनकी बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवेल थी, क्या नाम था, जिसका नाम था आनंद मठ। वहाँ से इसको लिया गया था, वहाँ से इसको बोरो करा गया है नेशनल। और ध्यान रखिएगा पहली बार ये गाया गया था 1896 में। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है या फिर जो हमारी नेशनल एंथम है वो पहली बार कब, तो याद रखिए जो हमारा नेशनल एंथम है वो करी गई थी 1911 में पहली बार। और जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वो हमारा पहली बार गाया गया था 1896 में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसकी तरफ, नेशनल करेंसी की तरफ, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा की तरफ। नेशनल करेंसी यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा। तो हम जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपीस, जिसे हम इंडियन रुपीस भी बोलते हैं, भारतीय रुपया। और अगर हम इसके सिंबल को ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। कहाँ से मोटिवेटेड है ये, कहाँ से, देवनागरी लिपि, फिर से देवनागरी स्क्रिप्ट। और अगर हम ध्यान से इसको देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, ठीक है, उसके ये रा की तरह लगता है और रा से ही हमारा क्या स्टार्ट होता है, रुपया स्टार्ट होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि ये जो रुपये का सिंबल है ये किसने डिज़ाइन करा है, तो याद रखिएगा ये डिज़ाइन करा था उदय कुमार ने। ये नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में हमारी इंडियन करेंसी को कौन कंट्रोल करता है, तो वो हमारा कंट्रोल करता है RBI, यानी कि रिजर्व भारतीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में हमारी करेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेशनल एनिमल की तरफ।
यानी कि राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु जो है हमारा एट प्रेजेंट वो है बंगाल टाइगर। अब मैंने एट प्रेजेंट क्यों बोला, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था स्टूडेंट्स वो होता था लॉयन, लेकिन 1973 में हमने बंगाल टाइगर को एज अवर नेशनल एनिमल अडॉप्ट कर लिया। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पैंथर टिग्रिस। ये नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम बताइए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन है, फिर हमें उसके साइंटिफिक नाम के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कि इसको क्यों अडॉप्ट करा गया। एक तो ये कि जो हमारे कंट्री में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब हमारे यहाँ मेडिवल इंडिया था, यानी कि जब मध्यकालीन भारत के टाइम पे हमारे इंडिया में 1 लाख के करीब टाइगर की संख्या मिलती थी, लेकिन क्योंकि इसकी स्किन की वजह से बहुत सारे लोगों ने फिर क्या करा, जो मुगल्स थे उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने इनकी हंटिंग करनी शुरू कर दी और बहुत तेज़ी से इनका नंबर जो था वो डिक्रीज़ हुआ हमारे कंट्री में, और केवल ऐसा माना जाता है कि 2000 के आसपास इनकी संख्या रह गई थी। तो इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको नेशनल इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्या करा गया, इसको हमने एज अ नेशनल एनिमल अडॉप्ट कर लिया 1973 में। और इसके कंजर्वेशन के लिए, यानी कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आज के टाइम में भी हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसको एक रीज़न और था अडॉप्ट करने का, इसकी ब्यूटी, इसकी करेज, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको भी देखते हुए हमने नेशनल एनिमल को टाइगर चूज़ करा। और ध्यान रखना कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल है ये हमारी कैट फैमिली का। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल बर्ड की, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी की। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है पिकॉक, यानी कि मोर। अब इसके साथ भी यही सेम कहानी है कि पहले जब हमने पिकॉक से पहले हमारा क्या था, सारस क्रेन था, जो हमारी बर्ड थी नेशनल बर्ड सारस क्रेन। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने एज पिकॉक को नेशनल बर्ड के रूप में अडॉप्ट करा। इसका एक रीज़न क्या था, क्योंकि क्या हुआ था कि एक कमेटी सेटअप हुई 1960s के आसपास, ठीक है, और उस कमेटी ने ये कहा कि जो हमारे नेशनल बर्ड है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जिसे सब लोगों की जिसका तक रीच हो, सब लोग उसको देख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो जो पिकॉक है हम जनरली जानते हैं कि हमें देखने को मिल जाता है आराम से, जितने भी आम लोग हैं, अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें इंडिया के, तो उसको भी पिकॉक आराम से मिल सकता है, वो भी पिकॉक को देख सकता है। तो हमने पिकॉक को एज अ नेशनल बर्ड अडॉप्ट कर लिया था, कब, 1963 में। और जैसा कि अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भी देखें तो जो कृष्ण भगवान हैं वो मोर के पंख को धारण करते थे, ठीक है। और भी कई जगहों पे अभी भी हम देखते हैं, मंदिरों में या डेकोरेशन के लिए भी हम पिकॉक के पंखों का यूज़ करते हैं, क्योंकि सुंदर ही इतना होता है। इसकी अगर हम कलर्स की बात करें, कलर फ्यूजन की बात करें, तो बहुत अपने आप में बहुत सुंदर है। और किसी राष्ट्र में हम देखें तो ये किसी का नेशनल बर्ड है भी नहीं। तो काफ़ी सारे रीज़न थे इसको अडॉप्ट करने के पिछले, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रिवर की। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गंगा, ठीक। और गंगा की लेंथ की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी लेंथ हमें देखने को मिलती है 2525 किलोमीटर। और अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के भी अनुसार बात करें तो इसकी बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारे इंडिया के सिटीजन्स के बीच में, क्योंकि ये सबसे लंबी लेंथ भी है, सबसे लंबी भी नदी है हमारे इंडिया में पाई जाने वाली, ठीक है। और बहुत सारे जो हमारा, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे फर्टाइल प्लेन हमें इस गंगा यमुना दोआब रीजन में देखने को मिलते हैं। ना केवल इंडिया में ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, बल्कि पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया है, ठीक है। उस वजह से भी हमने इसको अडॉप्ट करा। और ड्यू टू इट्स हम कह सकते हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि जो गंगा का पानी होता है इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। उसकी वजह से कभी भी जो हमारी गंगा है उस रिवर में कभी भी कीड़े, उसके जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए हम लोग गंगा जल को अपने घरों में भी रखते हैं सेक्रेड वाटर के रूप में, यानी कि पवित्र जल के रूप में, ठीक। अब देखो यहीं से हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक्वेटिक एनिमल,
तो जो एक्वेटिक एनिमल है हमारा वो है डॉल्फिन, और ये स्पेशल टाइप की डॉल्फिन है जिसे हम बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। मतलब ये जो डॉल्फिन है स्पेशली कहाँ मिलती है, गंगा रिवर में ही पाई जाती है। बहुत फ्रेंडली होती है, ह्यूमन फ्रेंडली होती है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाती, और ऐसा माना जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट भी होती है ये। तो हमने इसको किसके रूप में, एक्वेटिक एनिमल के रूप में अडॉप्ट किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में ही गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन आपसे करंट के लिए पूछा जा सकता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये हमें मिलेगी विक्रमशिला एक जगह है। और कहाँ आती है विक्रमशिला जगह, ये आती है बिहार में। तो यहाँ पे इसके लिए सेंचुरी भी इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ मिलेगी, गंगा रिवर में मिलेगी, और इसके लिए सेंचुरी बनाई जा रही है कहाँ पे, विक्रमशिला में। और विक्रमशिला हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें मिलता है बिहार में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेशनल फ्रूट की, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय फल है। तो नेशनल फ्रूट हमारा क्या है, ये है मैंगो, जिसे हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं, यानी कि फलों का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। हिंदी में भी इसको इसी तरीके से बोला जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। और इसको हमने क्यों अडॉप्ट करा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी स्पीशीज़ की, तो 100 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि हमने मैंगो को एज अवर नेशनल फ्रूट अडॉप्ट किया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल फ्लावर की, यानी कि राष्ट्रीय फूल की। तो फ्लावर अगर हम बात करें तो वो है हमारा लोटस। ठीक है, अब देखो लोटस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। लोटस के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। ठीक है, और कीचड़ में खिलने के बाद भी, ठीक है, इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी शुद्धता है इसके अंदर। तो ये यही रिप्रेजेंट करता है, यही हमें सिखाता है कि हम इतनी सारी बुराइयों के साथ भी रहने के बाद भी, गंदगी के बीच में रहने के बाद भी किस तरीके से अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं, वही ये लोटस सिग्निफाई करता है। कभी कभी इसका संस्कृत का नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना इसको संस्कृत में हम बोलते हैं पद्मा। ठीक, तो ये किसमें, संस्कृत में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल ट्री की। तो नेशनल ट्री है हमारा बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ हमने क्यों अडॉप्ट करा, क्योंकि इसकी जो लाइफ मानी जाती है बहुत लंबी। अगर हम प्लांट, जितने भी ट्रीज़ हमारे इंडिया में मिलते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर हम उसमें बात करें तो सबसे लंबा जो इसकी लाइफ साइकिल होती है सबसे लंबी होती है। प्लस इसकी जो रूट्स होती हैं अपने आप में वो एक स्ट्रेंथ को शो करती हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, इसको अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार देखें तो इसको कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। अब ये कल्प वृक्ष क्या होता है, ये होता है कि एक ऐसा पेड़ होता है हमारे उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार, कि ऐसा पेड़ होता है कि अगर हम इसके नीचे बैठ के अपनी कोई भी विश मांगेंगे तो वो हमारी पूरी हो जाएगी। और हमने बनियन ट्री को एज अ कल्प वृक्ष ही माना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, यानी कि जितनी भी चीज़ें, उससे मेरा मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास अर्थ पे रहने के लिए, वो है ऑक्सीजन। और बनियन ट्री हमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इसको नेशनल ट्री के रूप में अडॉप्ट करा गया है। इसके बाद बात आती है नेशनल रेप्टाइल की। तो नेशनल रेप्टाइल है हमारा किंग कोबरा। किंग कोबरा, जैसे कि अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी में देखा होगा, जो भगवान शंकर भगवान हैं वो इसको अपने गले में भी लपेट के रखते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाग। ठीक, तो याद रखेंगे जो हमारा रेप्टाइल है वो है किंग कोबरा। इसके बाद एक स्टूडेंट याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है। एक हमने देखा था नेशनल एनिमल, वो क्या था, हमारा बंगाल टाइगर। लेकिन अगर आप बात करें कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है, तो वो बस याद रखिएगा आप कि ये है एलिफेंट। ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, जनरली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप
याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद आती है हमारी नेशनल प्लेज। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल्स में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चों को शपथ दिलवाई जाती है एट द टाइम ऑफ किसके, प्रेयर के टाइम पे बोला जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो इसी ही बोला गया नेशनल प्लेज। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ओथ ऑफ एलिगेंस। तो इसका ये नाम याद रखिएगा। ये हमने सुनी है ज़रूर अपने स्कूल्स में, ऑफिसेस में काफ़ी बार हमें ये सुनने को मिलती है, ओथ ऑफ एलिगेंस। तो ये थे हमारे सारे के सारे नेशनल सिंबल्स जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिखाते हैं कि इतनी विविधता होने के बाद भी, ठीक है, किस तरीके से हम सब एक साथ हैं। ठीक है, ये सब नेशनल सिंबल उसी ब्रदरहुड की भावना को हमारे अंदर प्रेरित करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स की। तो अगर हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करें तो मेनली हमारे यहाँ 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। कौन से? सबसे पहला है 26 जनवरी, यानी कि जो है हमारा रिपब्लिक डे, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। और ध्यान रखिएगा ये कब शुरू करा गया, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1950 से पहली बार। देखो हमें आज़ादी तो मिल गई थी कब, 1947 में, लेकिन रिपब्लिक डे हमारा हमने कब से मनाना शुरू करा, 1950 से शुरू करा। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसीलिए कि जब हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, ठीक है, तो 1947 में हमारे देश के पार्टीशन हो गया। हमारा जो एक भारत देश था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इंडिया में और पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन उसके आगे तक भी अगर हम 3 सालों तक की बात करें तो हम ब्रिटिशर्स के अंदर डोमिनियन स्टेटस में थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे वो अभी भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे देश का संविधान बनकर रेडी नहीं हुआ था। फिर हमें टाइम दिया गया, हमने अपने संविधान को रेडी करा, और जो हमारा संविधान था वो कब रेडी हो गया था? ये रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको अडॉप्ट फिर भी हमने 26 जनवरी को करा। ऐसा क्यों? इसके पीछे हिस्ट्री है कि ठीक इसी दिन 20 साल पहले हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, और 1930 से लेकर 1950 तक हम हर साल 26 जनवरी को अपना आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। इसलिए उसको एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हमने क्या करा, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब अडॉप्ट करा? हमने उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और पूर्ण स्वराज की बात किसने करी थी ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले ये बात करी थी JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ये था 26 जनवरी। और एक बात और याद रखेंगे कि 26 जनवरी को देखो हमारे यहाँ 3 फेस्टिवल्स हैं। एक तो हमारे यहाँ हो गया 26 जनवरी, फिर है 15 अगस्त और एक है 2 अक्टूबर। तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राजपथ पर, ठीक है, राजपथ पर हम याद रखेंगे प्रेसिडेंट साहब राजपथ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और 15 अगस्त को क्या करते हैं? 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कहाँ पे? रेड फोर्ट से फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जितने भी हमारे पद्मश्री अवार्ड्स हैं, कीर्ति चक्र अवार्ड्स हैं, वो सब उसी दिन घोषित करे जाते हैं। उसी दिन उनके अवार्डीज़ को सम्मानित किया जाता है 26 जनवरी के दिन ही। कहाँ पर? राजपथ पर। बहुत एक भव्य आयोजन होता है। और ये नहीं कि ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, बल्कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो हमारा फेस्टिवल होता है 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है। यानी कि 29 जनवरी को ये जो सेरेमनी होती है, पूरा का पूरा फेस्टिवल्स होता है, ये हमारा ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो रिपब्लिक डे है हमारा कितने दिन तक सेलिब्रेट होता है? तो ध्यान रखिएगा 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है। और इस दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राजपथ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। 15 अगस्त पर PM करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, कहाँ पर? रेड फोर्ट पर। और जैसे कि हम जानते हैं 15 अगस्त को क्या हुआ था, कि जो भारत देश था हमारा पूरा का पूरा, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, एक पाकिस्तान में और एक हमारा हो चुका था हिंदुस्तान में, यानी कि जिसे हम जानते हैं आज के इंडिया के रूप में। और एक बात और याद रखेंगे कि जिस तरीके से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, इसी तरीके से पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, क्योंकि एक दिन पहले रात को ही ये घोषणा हो चुकी थी और जो हमारा देश था वो 2 हिस्सों में एक रात पहले ही डिवाइड
हो चुका था, तो इस बात को हम याद रखेंगे। अब 15 अगस्त को ना केवल हम लोग बल्कि और भी हमारे साथ कंट्रीज़ हैं जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे 5 कंट्रीज़ और हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहराइन, ठीक है। इसी तरीके से ये 5 कंट्रीज़ क्या करते हैं, 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा नेशनल फेस्टिवल आता है वो है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को हम सब जानते हैं क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष करा था, ठीक है, अपना योगदान दिया था बहुत महत्वपूर्ण। तो उन्हीं के सम्मान में हम 2 अक्टूबर को एज ए नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एक बात और याद रखेंगे हम 2 अक्टूबर के बारे में कि इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है उन्हीं के साथ। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था नेशनल सिंबल्स और नेशनल फेस्टिवल्स का, एक फैक्चुअल टॉपिक था, ठीक है। इसमें मतलब अगर हम देखें तो समझने वाला कुछ नहीं था, एक आपको जस्ट मेमोराइज़ करनी है, चीज़ों को लर्न करना है। तो 1 से 2 बार चीज़ों को रिपीट करिए, आपको ये सारी चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। बल्कि अगर मैं मानूँ तो 60-70% चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है, तो 1 से 2 बार में वो याद हो जाएंगी। तो वीडियो को देखिए, और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो हमारे सेशन को इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।